हेलो दोस्तों, मैं अविनाश कुमार सिंह आप लोग के साथ एलसीएम एसएफ के पार्ट 2 को लेके फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले वीडियो पार्ट 1 में आपने देखा कि इस चैप्टर से संबंधित जितने भी बेसिक बातें थे जिस पे आपको ध्यान देना है, जिससे सहयोग से आपका चैप्टर सॉल्व होना है, वो सारी बातें का हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया। अब है कि इसी चैप्टर एलसीएम एसएफ है, इसका पार्ट 2 लेके हम आए हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में एस चंद 3 राइटर के 8 सवाल के मैथ में जितने भी एग्जाम्पल है उसे हम सॉल्व करें, और नेक्स्ट आने वाले वीडियो में पार्ट 2 पार्ट करके जो वीडियो आने वाले हैं उस वीडियो में सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट से शॉर्ट जितने ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए, पर बेसिक को ध्यान में रखते हुए, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस वीडियो में हम कोशिश करें कि इसमें करीबन 30 एग्जाम्पल हैं और सभी एग्जाम्पल को हम इसमें कवर करने का कोशिश करेंगे। चूँकि 30 एग्जाम्पल कवर इसमें इस कारण से हो जाएगा, एलसीएम एसएफ है, छोटा छोटा क्वेश्चन सब है जिसमें कि ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं। तो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आपके जितने भी एस चंद 3 राइटर, ये एस चंद 3 राइटर के बुक में, एस चंद 3 राइटर के बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं एग्जाम्पल के 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करें। आते हैं, आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कहता है। एलसीएम और एसएफ के बारे में आपने जान चुके हैं कि एसएफ हायर कॉमन फैक्टर, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, महत्तम समापवर्तक होता है, लघुत्तम समापवर्त होता है। समापवर्तक और समापवर्त दो अलग अलग वर्ड हैं। समापवर्तक मतलब होता है फैक्टर जो कि निश्चित होते हैं, गुणनखंड, और समापवर्त में होता है गुना, मल्टीपल जो कि अनंत तक जाते हैं। अब हमें सॉल्व करना है, एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 पे चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में कहता है, एग्जाम्पल नंबर 1 में कहता है कि 32 तथा 56 का महत्तम या एचसीएफ ज्ञात करें ना। आपको पता है कि एलसीएम तथा एचसीएफ दो विधि से ज्ञात किया जाता है, जिसमें कि पहला विधि गुणनखंड विधि है और दूसरा भाग विधि। हमने आपको बताया कि गुणनखंड विधि का प्रयोग न के बराबर करें, जहां भी करना है भाग विधि का प्रयोग करें। यानी भाग विधि से प्रयोग करने के लिए 56 को आपने देना है 32 से, और 32 से भाग देने के बाद 1 आ जाएगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 2 24। अब शेषफल को हम भाजक के रूप में यूज करेंगे, और भाजक को भाज्य के रूप में यूज करते हैं, इसका नाम एचसीएफ होता है। एक मर्तबे लगाएंगे, ये हो जाएगा 24 घट का होगा 8, फिर घेर देना है और यहाँ पे 24 हो जाना है, और 3 मर्तबे 24। यानी कि अंतिम जो भाजक होता है वही आपका एचसीएफ होता है, यानी इसका एचसीएफ हो जाना है 8। अदरवाइज इसके शॉर्ट फॉर्म में भी आप बनाना चाहते हैं कि अगर ऑप्शन के सहयोग से आप बनाना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, तो करना क्या चाहिए कि ऑप्शन के सहयोग से इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस को देखिए। डिफरेंस को देखिए कितना आता है, 8 और 6 में से जाएगा तो 4, ये आता है 24। और आपके पास ऑप्शन दे दिया 2 दे दिया, ऑप्शन 3 बी में दे दिया, आपका 4 दे दिया, ऑप्शन सी में 6 दे दिया, और ऑप्शन डी में 8 दे दिया। सॉरी, लाइट चला गया था इस कारण से। तो 32 और 56 का एचसीएफ निकालने का एक और तरीका भाग गुणनखंड विधि से, शॉर्ट ट्रिक कहिए इसको, कि आपने दोनों का अंतर निकाला 24। अब आपके पास दे दिया ऑप्शन ये। अब इस ऑप्शन में से आपका आंसर कौन होगा, तो हमें पता है कि 24 विभक्त कर 24 को 2 भी विभक्त करता है, 4 भी, 6 भी और 8 भी। आपका आंसर हो जाना है 8। चूंकि एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो सबसे बड़ा कॉमन हो उसे हम एचसीएफ कहते हैं। तो विभक्त हो रहा है, अधिक भी हो रहा है, एक से अधिक या एक ही होता है विभक्त तो टेंशन नहीं था, एक से ज़्यादा भी ऑप्शन विभक्त हो रहा है तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वही आपका आंसर होगा। राइट, चलते हैं आगे, चलते हैं एग्जाम्पल 2 पे। एग्जाम्पल 2 में कहता है, एग्जाम्पल 2 में कि 2 के पावर 3 मल्टीपल 5 के पावर 3 मल्टीपल 7 के पावर 2, फिर दूसरा संख्या दे दिया 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 5 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 4। तीसरा ऑप्शन दे दिया 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 गुने 7 के पावर 3 का मॉस ज्ञात करे, यानी एचसीएफ महत्तम समापवर्तक ज्ञात करे। तो हमने पिछले नोट्स में आपको बताया होगा कि प्रश्न में दी गई संख्या यदि, हाँ हो सकता है कि पिछले वीडियो में हमने 1-2 नोट्स का इस्तेमाल नहीं किया, प्रयोग नहीं कर पाए, यानी आपको हमने नहीं बता पाया कि नोट्स पे ध्यान देना है, पर क्वेश्चन आएगा तो उस समय हम रिपीट कर देंगे और वहाँ पे हम स्टार दे देंगे। आपको चाहिए कि आप अपने फेयर कॉपी में उस स्टार को नोट कर लें।
हमने बताया कि प्रश्न में दी गई संख्या एक हम बोले डेसिमल में होता है तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म विधि में ले जाते हैं, स्टैंडर्ड डेसिमल में ले जाते हैं। दूसरा भिन्न के रूप में होता है तो अंश वाले अंश में जितने भी संख्या है उसे हम एलसीएम कहते हैं, तो एलसीएम अपोजिट को एचसीएफ निकालते हैं। अगर एचसीएफ बोल रहा है भिन्न के रूप में तो ऊपर यानी अंश वाले का एचसीएफ निकालते हैं, हर वाला का एलसीएम, यानी जो का है अंश वाला का निकालते हैं। तीसरा है कि हमने कहा कि प्रश्न में दी गई संख्या अगर गुणनखंड रूप में दे दे तो क्या करेंगे, तो गुणनखंड के रूप में जैसे कि ये हुआ 2 के पावर 3, 5 के पावर 3, 7 के पावर 2, ये गुणनखंड रूप में, यानी इसको मल्टीपल करेंगे तो कोई ना कोई संख्या निकलेगा, यानी गुणनखंड तोड़ के दे दिया, यानी आपको ये आसान बना दिया। इसके लिए 2 बातें याद रखिएगा। एचसीएफ का है तो एचसीएफ मतलब सभी में सबसे छोटा घात को लेते हैं, और एलसीएम बोले तो एलसीएम में सभी को सबसे बड़ा घात को लेते हैं। ध्यान में रहना है, ये एचसीएफ है, इसका एलसीएम निकाल कर भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। कहता है क्या एचसीएफ कहता है, तो सबसे पहले देखिए क्या 2 तीनों में है, हाँ है, 3 तीनों में है, नहीं है, 5 तीनों में है, 5 तीनों में है, तो 5 को लिखेंगे, 7 तीनों में है, 7 को भी लिखेंगे। अब 2 का सबसे छोटा पावर 2 है, 5 का सबसे छोटा पावर आपका 1 है, कुछ नहीं तो 1, और 7 का सबसे छोटा पावर 2 है। ये आपका आंसर एचसीएफ का। अगर इसी क्वेश्चन का एलसीएम ज्ञात करने को कहता तो एलसीएम ज्ञात करने कहता तो हमने क्या करना है, सभी आधार को लिख लेना है, चाहे वो 1 में दे, 2 में दे, 3 में, उससे नहीं मतलब है, सभी आधार को लिखना है। सभी आधार का मतलब 2 को भी लिखेंगे, 3 को भी लिखेंगे, 5 को भी लिखेंगे और 7 को भी। घात सबसे बड़ा, 2 का सबसे बड़ा घात कितना है, 3, 3 का सबसे बड़ा घात कितना है तो 5, 5 का सबसे बड़ा घात कितना है तो 3, 7 का सबसे बड़ा घात कितना है तो 4। यानी कि आपने देखा क्या कि अगर गुणनखंड रूप में संख्या दिया गया हो, एचसीएफ ज्ञात करना हो तो सभी में जो कॉमन आधार है उसे और सबसे छोटा घात का प्रयोग करते हैं। अगर एलसीएम ज्ञात करने को कहे तो सभी आधार को सबसे बड़ा घात का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2, इसी में एलसीएम एचसीएफ दोनों बता दिए। जब इसी क्वेश्चन का एलसीएम ज्ञात करने को कहे तो आप आराम से कर सकते हैं। आइए 3 पे चलते हैं, एग्जाम्पल 3 पे। एग्जाम्पल 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 216, 288 और 720 का मौसौ ज्ञात करें, मतलब महत्तम समापवर्तक या अर्थात एचसीएफ ज्ञात करें। तो आपने करना क्या होता है कि सबसे बड़े को जस्ट छोटा सा दीजिए, ज़्यादा आप किसी को किसी देते कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर सबसे बड़ा को जस्ट छोटा सा दीजिएगा तो बनना आसान हो जाएगा। जो आंसर प्राप्त हो जाए उसे फिर 216 से भाग दे दीजिए, यानी भाग विधि से बना लीजिए। तो ये एचसीएफ आपको बनाने आता भी है, नहीं तो आप डिफरेंस अंतर विधि का भी यूज कर सकते हैं। अंतर विधि मतलब जो छोटा अंतर होता है उसको देखिए, अगर ये दोनों को घटाते हैं तो ये आता है 2 और ये आता है 72 आता है। ये दोनों को घटाएंगे तो ज़्यादा डिफरेंस आएंगे। तो ये 72 जो आया ना, 72 ऑप्शन में देखेंगे कि 72 किसको विभक्त करता है, यानी 72 से व्यक्त होने वाला विभक्त कौन, या कौन सा ये जो आपका ऑप्शन है जो 72 विभक्त करता है। उससे भी अगर नहीं हो पावे तो इस दोनों का भी अंतर दीजिए, इसका भी एक बार अंतर करके देख लीजिए, यानी जो डिफरेंस होगा वो उस डिफरेंस को कौन सा ऑप्शन विभक्त करता है वही आंसर आपका हो जाना है। चलिए, इससे ज़्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं है। अब चलते हैं 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि यही कह रहा है कि 1056, 1584 और 2178 का मौसौ ही ज्ञात करना है। हम एक बात कहना चाहेंगे आप लोगों को कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड अवेलेबल नहीं है, जिससे कि हम बोर्ड पे क्वेश्चन आपको डालें, इस साइड में जगह रहता है, क्वेश्चन डालें और उसको सॉल्व करें। क्या है कि डिजिटल बोर्ड लगा पाने मेरे बस की बात है नहीं, और जब टाइम आएगा तो किया जाएगा, पर अभी तो इसी पे पढ़ना होगा आप लोग को। अगर मेरे वीडियो से पढ़ना चाह रहे हैं तो कहना है कि अगर ये जितने भी वीडियो हो मेरे चैनल पे, जितने भी रिकॉर्डिंग वीडियो होगा वो सभी हमने बताया कि एस चंद 3 राइटर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसका सॉल्वेशन होगा। तो आपको चाहिए कि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो चाहिए कि सिर्फ वीडियो देख के मेरा काम चल जाए, ऐसा नहीं होना है। आपके पास वो 3 राइटर का बुक, नवीनतम बुक को मत लेके बैठ जाइएगा कि एस चंद के नवीनतम मैथ है, वो नहीं, 3 राइटर को आप लीजिएगा। हमने बोला कि 3 राइटर के सभी क्वेश्चन को ही हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, यानी मेरे चैनल के माध्यम से। जितने भी चैप्टर हैं इस किताब में, करीबन इस किताब में चैप्टर है आपके जो आपके पढ़ने लायक है, जिसमें 1-2 छोड़ भी दिया जाता है, 28 इधर है, कुल मिला के समझिए 35 चैप्टर है जो आपको पढ़ना है। वो 35 चैप्टर भी आपके पास अगर बुक रहता है तो थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए, और है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप बुक लीजिए पहले, और जब वीडियो का देखिए, वीडियो के माध्यम से आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप अपने सामने किताब ही, मोबाइल के साथ साथ किताब ही रखिए।
किताब में पहले उस क्वेश्चन को देखिए, जो नंबर हम बोल रहे हैं उस नंबर किताब को देखिए, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर समझ में आ जाए, वीडियो देख लिए, तो आपको करना है क्या, अगेन कि वीडियो देख लिया है, वीडियो को समझ लिया है, वीडियो को बंद कीजिए और अपने किताब से उसी क्वेश्चन को फिर से हल कीजिए। बन गया है तो अच्छी बात है, नहीं बन पाया है तो एक बार और देखिए कि नोट्स को रिपीट करके कि नोट्स में कहीं मिस्टेक तो हम नहीं कर रहे हैं या नोट्स को हम भूल नहीं रहे हैं। नहीं है तो वीडियो को फिर आगे ले जाके उस क्वेश्चन पे जाइए और देखिए कि हमने क्या किया और आप कहाँ गलती कर रहे थे। अपने आप को टटोलिए, अपने आप के कमी को देखिए कि हमने यहाँ पे मिस्टेक क्या किया, उस मिस्टेक को देख के और सॉल्व कीजिए। हम कहते हैं कि ये बेस्ट तरीका से आप मैथ पढ़ सकते हैं। रियली 6 महीना मेरे वीडियो को विजिट कीजिए और संपूर्ण RS बाल मैथ यानी जितने भी कंपटीशन मैथमेटिक्स होते हैं वो सबके आपके कंप्लीट। अब क्या है कि वीडियो सिर्फ देखें, वीडियो को खोले, एगो वीडियो देखे आगे बढ़ा दिए, नहीं जी। वीडियो देखने से अगर होता ना तो जिम वाली बात हो जाना है कि जिम में हम जिम में देख रहे हैं, डेली हम 1 साल से जिम में जा रहे हैं और 50-100-200 लड़का आते हैं, डंबल उठाते हैं, कोई डिप्स मारता है, कोई बीम घिस रहा है, कोई पुशअप कर रहा है, सबका बॉडी बन रहा है और आपका बॉडी वहीं का वहीं रहना है। हाँ, ये चीज़ है कि आप 1 साल ने किया है, कुछ तो काम किया है, आपने बैठ के देखने का काम किया है, तो कम से कम आपको इतना तो ज़रूर पता हो जाएगा कि डंबल उठाने का सही तरीका क्या है। हाँ, उठाइएगा तब से उठाना अलग बात है, उठाने का तरीका क्या है, कौन सा एक्सरसाइज कैसे होता है वो सीख लीजिएगा। पर वहाँ आप ट्रेनर नहीं बनने गए हैं, वहाँ आप बॉडी बनाने गए हैं। तो बॉडी बनाना है तो आपको डंबल उठाना पड़ेगा, देखने से काम नहीं चलने वाला है। तो वीडियो देखिए, वीडियो देखने का मतलब कि आप जिम में बैठ के सिर्फ देख रहे हैं। जब तक आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कीजिएगा, उसको देख के, जब तक उसको देखे 2 दिन 4 दिन देखे, अपने सीनियर को प्रैक्टिस करते हो, उस तरीके से आप प्रैक्टिस नहीं किए, एक सिस्टमेटिक वे में नहीं किए, तो आपका सक्षम नहीं है कि आप मैथ सीख पाइएगा। साल 2 साल 5 साल वीडियो देखते रहिए ना, टीचर का कमी है। यूट्यूब पर एक महारथी सब है, अगर ऐसा ही रहता तो सब मैथ सीख लेता। अगर वीडियो देखने से ही, अच्छे टीचर के वीडियो देखने से ही, हम मान लेते हैं कि ऑफलाइन में बड़े बड़े टीचर आपके पास प्रोवाइड नहीं थे, पर ऑनलाइन होने के कारण तो बड़े बड़े टीचर का वीडियो आप फ्री में देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो सीख लेते, मैथ आज आसान हो जाता। नहीं, आपको चाहिए कि करना है कि हमको एक वे में करना है। बहुत सारे टीचर हैं, हम तो अभी हाल में ही यूट्यूब पे आए हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि लॉकडाउन में ही, यूट्यूब का मतलब यूट्यूब पर पढ़ाई मतलब लॉकडाउन में बड़े बड़े टीचर सब आए और बहुत पॉपुलर भी हुए, बहुत ज्ञान भी उन लोगों के पास है। पर उन लोगों ने किया क्या सो बताते हैं, और हम में क्या अंतर है। हाँ, उतना मेरे पास ज्ञान नहीं है, ना नॉलेज है, ना अनुभव है, बस थोड़ा सा है, कुछ मैथ हम जानते हैं, वो हम चाह रहे हैं कि यूट्यूब के माध्यम से आप लोग के सामने में डालें। उनमें और हम में एक अंतर यह है, और सब कुछ मेरे में कमी है मान लेते हैं। एक अंतर यह है कि उन्होंने क्या किया कि अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को जनाने के लिए या दिखाने के लिए, अपने से परिचित कराने के लिए उन्होंने कोई एक टॉपिक उठाया, वीडियो डाल दिया, या जो उनका बेस्ट है उसे उठाया और उन्होंने बच्चों के सामने में डाला और बच्चा देख के इम्प्रेस हुआ, उनका चैनल को सब्सक्राइब किया, 2-4-10 वीडियो देखा और फिर कहें कि आप मेरे ऐप पे आ जाइए। वहाँ रिकॉर्डिंग वीडियो ने सभी वीडियो को डाला, वहाँ पे पैसा दिया और आपने देखा रिकॉर्डिंग वीडियो। मेरे में क्या है कि हम पूरे मैथमेटिक्स को यूट्यूब पे ही डालेंगे, ना हमको ऐप पे जाना है कि जिसके आप पेमेंट कीजिए, 200, 500, 600 का पेमेंट कीजिए और मेरा वीडियो को देखिए। मेरे उनमें अंतर क्या है कि वो एक अपने, मेरे पास भी कुछ ऐसा है, कुछ यूनिक बातें हैं कि जो कि हम 20, 25, 50 वीडियो बना के डाल दे और हम पॉपुलर हो जाए, ऐसी बात नहीं है। हमें करना क्या है कि हम पूरे मैथमेटिक्स को, A to Z मैथमेटिक्स को हम यूट्यूब पे डालेंगे, सिस्टमेटिक डालेंगे। यानी कि पहले नंबर सिस्टम का हमने नोट्स को डाला, उससे संबंधित जितने भी नोट्स से संबंधित वीडियो है वीडियो बनाया, फिर एग्जाम्पल को डाला, एग्जाम्पल के बाद फिर हमने क्या किया तो आपका पूरा एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। वैसे ही जैसे जैसे चैप्टर आएगा, नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है, और आप उस वे में ही पढ़िए। आज नहीं कि आज एलसीएम का वीडियो देख लिए, कल नंबर सिस्टम को देख लिए, नहीं, जब तक नंबर सिस्टम ना कंप्लीट हो अब एलसीएम में मत जाइए। हाँ, कुछ चैप्टर है कि वे से ट्रिक से हट के है, जैसे हम खुद कहना चाह रहे हैं कि एस चंद्र में कुछ चैप्टर है जो कि वहाँ पे होना नहीं चाहिए, और उसका जो सजावट है, एक स्टैंडर्ड है, सीरीज है, वो मेरे हिसाब से गलत है, उनके हिसाब से सही हो। मेरा मानना है कि जब 6ठा नंबर चैप्टर है आपका सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन 6ठा नंबर चैप्टर नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। और क्लास में भी हम 6ठे नंबर पर उसको पढ़ाते नहीं, क्योंकि नंबर सिस्टम क्या है कि वो 4-5 चैप्टर का मिश्रण है। कहने का मतलब नंबर सिस्टम उसमें है, ठीक, संख्या पर आधारित प्रश्न है, औसत है, उसके बाद फिर आप कह सकते हैं घात करनी है, और अपना सिंप्लीफिकेशन जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन है। तो ये इतना सारे चैप्टर को जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो सिंप्लीफिकेशन मेरे लिए क्या हो जाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा। तो क्लास में भी हम नंबर सिस्टम उस टाइम में नहीं पढ़ाते हैं, जब ये चारों चैप्टर को पढ़ा लेते हैं तो हाँ, यहाँ भी हम वही करेंगे।
कि नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम है, लगातार वे में चलेंगे, और सिंप्लीफिकेशन है वहाँ पर हम स्टॉप करेंगे, दूसरे चैप्टर को पढ़ाएंगे। और आप कोशिश कीजिए कि मेरे स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट वीडियो को देखिए। अगर नंबर सिस्टम देख रहे हैं तो हमने नंबर सिस्टम में हमसे मिस्टेक ये हुआ कि हमने जो एग्जाम्पल नोट्स डाला, ठीक है, नोट्स डाला, नोट्स में भी पार्ट होना चाहिए। अगर नोट्स का भी पार्ट बाय पार्ट रहता तो आपके लिए आसानी हो जाता। एग्जाम्पल में पार्ट बाय पार्ट डालते और एक्सरसाइज में भी पार्ट बाय पार्ट डालते, वो ज़्यादा अच्छा होता है। सब जितने भी एक चैप्टर से संबंधित वीडियो है उसका सबका जो थंबनेल है वो सेम होना चाहिए, सिर्फ उसमें पार्ट चेंज होना चाहिए, जिससे कि आपके लिए आसानी होगा। प्ले लिस्ट में जाइए और उसको खोज के पढ़िए। पर अगले वीडियो से हम सुधार करेंगे, हम भी थॉट करते हैं। अगर आपको कोई सुझाव लगे और कोई शिकायत या सुझाव समझिए हो, तो आप YouTube के माध्यम से ही आप कमेंट करके हमें बताइए और हम उस पर थॉट करेंगे, सोचेंगे। अगर वो आपका सोच, थॉट, विचार, परामर्श अच्छा लगे तो हम जरूर अपने नेक्स्ट वीडियो में उसका अप्लाई करेंगे। अभी चलते हैं आगे पे। हमने 4 नंबर एग्जाम्पल में चला, अब चलते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर एग्जाम्पल में कहता क्या है, 5 नंबर एग्जाम्पल पे यही क्वेश्चन है, 5 नंबर भी, कि 712 है और 4094 है का मौसम निकालने के लिए। चलिए बना सकते हैं आप। एग्जाम्पल नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें भी भाई कह रहा है कि 336, 1584 और 1872 का मौसम निकालने के लिए। ये भी आप बड़ी प्रेम से आराम से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 पे चलेंगे, 7 पे। तो अब 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं तो आप कुछ सिस्टम बदलता है। ऐसे इस क्वेश्चन को जो 7 नंबर एग्जाम्पल में है, मेरा मानना है कि ये परफेक्ट इसका जगह स्थान है वो एरिया में होना चाहिए। चूँकि एरिया के बारे में बच्चा जान नहीं रहा है कि रेक्टेंगल क्या होता है, आयत क्या होता है, भुजा क्या होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, और आप उसको एलसीएम एसएफ में डाल दिए। एलसीएम एसएफ की बात आप जाके एरिया में डाल सकते हैं, पर एरिया का बात इसमें एलसीएम एसएफ में, फिर कोई बात नहीं, हम बताते हैं जितना भी समझ पाए, आगे आपको हेल्प देगा। कह रहा है इस क्वेश्चन में 7 नंबर में कि एक कमरा है वो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है। ये कमरा है, ये 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर है, 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसमें वर्गाकार टाइल्स लगाए जाते हैं, यानी जो भी टाइल्स है वो वर्गाकार है, यानी समान आकृति के इसमें टाइल्स को हमको फिट करना है ना, जो कि लंबाई में भी फिट और चौड़ाई में भी फिट, पूरा इसमें टाइल्स दे रहे हैं। ठीक, और किया क्या कि टाइल्स का माप हमें दिया नहीं, क्वेश्चन में टाइल्स का माप हमें बताया नहीं गया है, और पूछ रहा है कि इसमें कितने टाइल लगेंगे। अगर मेरा कमरा है, पहले क्या करते हैं, इस लंबाई और चौड़ाई का जाति को ठीक करते हैं। जाति को ठीक करने का अर्थ होता है यूनिट मान, यानी 1 मीटर में है, सेंटीमीटर है, इसको पूरा को सेंटीमीटर में ले आ गए, इसको भी सेंटीमीटर में, आसान होता है। इसको हम 1517 लिख सकते हैं। कैसे, तो 1500 और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल करते हैं और 17 ऐड करते हैं तो 1517। वैसे ये भी 902 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। अब क्या करना है कि कॉमन की बात है, हमने कहा जहां की कॉमन की बात आ जाए, सबके लिए आ जाए ना, और सब में आ जाए, सबके लिए और सब में अंतर होता है। सब में तो लंबाई चौड़ाई सब में चारों भुजा में सेटिंग कर जाने वाला है। तो हमने क्या करना है, 1517 और 902 का HCF ज्ञात करना है, HCF जो कि 41 आना है, HCF ज्ञात करना है 41। ये जो 41 आया सेंटीमीटर, वो क्या है, ये जो टाइल वर्गाकार लगाए हैं, इस टाइल की माप हुआ, यानी लंबाई और चौड़ाई है तो वर्गाकार, तो लंबाई चौड़ाई उसका एक सा होगा। अब क्या करना है कि टाइल की संख्या निकालने के लिए अगर हम आयत के क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से भागा देते, आयत के क्षेत्रफल को टाइल का, तो टाइल की संख्या हो जाएगा LB/A स्क्वायर, यानी कमरे का क्षेत्रफल बट्टा एक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो कमरा है वो आयताकार है और टाइल्स है वो वर्गाकार है। इस कारण हमने क्या करना है कि 1517 गुने 902 और 41 गुने 41। अब पता है कि इस दोनों का ही HCF 41 है, यानी 41 से दोनों को विभक्त होना है 100%। विभक्त नहीं हो जाना है तो डेसिमल में टाइल्स आएगा, फोड़ के लगाना तो है नहीं। इसको काटने के बाद, इसको काटेंगे और काटने के बाद आपको मल्टीपल करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 814, यानी इस कमरा में 814 वर्गाकार टाइल्स लगेंगे, जिसका माप होगा 41 गुने 41 सेंटीमीटर का। ये ऐसे एरिया में रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता, एरिया में भी इसको एक बार दे देना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। अब आते हैं 7 के बाद एग्जाम्पल 8 में। ओके,
एग्जाम्पल 8 में कह रहा है क्या कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे। हमने बताया कि जब भी प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या की बात कहे तो आपके माइंड में आना चाहिए एचसीएफ। जब छोटी से छोटी संख्या का बात कहे तो आपके माइंड में आना चाहिए एलसीएम। एलसीएम में सभी काम, जोड़ घटाव का जितना भी काम होता है एलसीएम के बाद किया जाता है, और एचसीएफ में जितने भी काम होते हैं सभी काम पहले किया जाता है। और एक बात और पिछले वीडियो में हमने बताना भूल गया कि अगर हमने खुद आपको बता रहा है कि बड़े से बड़े संख्या में बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो एचसीएफ, छोटी से छोटी संख्या कहे तो एलसीएम, परंतु अंकों की बड़ी से बड़ी कहे या छोटी से छोटी कहे आपको निकालना तो है एलसीएम ही। यानी सीधे बड़ी से बड़ी रहे तो एचसीएफ, छोटी से छोटी रहे तो एलसीएम, पर अंकों की बड़ी कहे तो भी छोटी कहे तो भी हम एचसीएफ ही ज्ञात करेंगे, राइट। अगर कहते 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तो आपके दिमाग में 5 अंकों की आना चाहिए, ना कि बड़ी से बड़ी आना चाहिए। अंकों की जहां यूज यानी एलसीएम निकालना है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कहेगा तो भी एलसीएम, और 5 अंकों को छोटी से छोटी कहे तो भी एलसीएम ही ज्ञात करेंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 804 और 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 6 शेष बचे। आपको पता है कि एचसीएफ में जोड़ घटाव काम पहले करते हैं, शेषफल को घटाते हैं, तो ये 799 हो जाएगा और ये 1739 हो जाएगा। इसी दोनों का आपने एचसीएफ ज्ञात करना है और आपका आंसर हो जाना है। एग्जाम्पल नंबर आपका 9 में है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, फिर वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 639, 712 और 1525 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9, 8 शेष बचे। वही क्वेश्चन ऊपर वाले में 8 नंबर में 2 पद ये था और इसमें 3 पद है, यानी 814 और 1745 था, इसमें 639 और 712 और 1525 है। इसे माइनस करना है और आपका एचसीएफ ज्ञात हो जाना है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। तो 10 नंबर क्वेश्चन के लिए आप याद रखिए डबल स्टार में इस बात का कि वह बड़ी से बड़ी संख्या का है। बड़ी से बड़ी संख्या का है मतलब आपके माइंड में एचसीएफ आना चाहिए। बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या का एचसीएफ। पर इसमें क्या कहा दिया, शेष बचने की बात तो कहा है, पर कितना शेष बचने की बात वो ना कह के कह रहा है कि एक समान शेष बचे। जब एचसीएफ के प्रश्न में एक समान शेष बचने की बात कहे तो आप जानिएगा कैसे कि एचसीएफ का प्रश्न है। तो एचसीएफ के प्रश्न के लिए बड़ी सिंपल सी बात यह है कि बड़ी से बड़ी संख्या जब यूज कर दे, बड़ी से बड़ी संख्या यानी एचसीएफ, अंकों के नहीं, सिर्फ बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 590, 908 और 1014 को भाग देने पर एक समान शेष बचे। जब एक समान शेष बचने की बात कहा जाए, एचसीएफ के प्रश्न में एक समान शेष बचने की बात कह दिया जाए, तो आपको करना क्या है कि प्रत्येक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाइए, प्राप्त अंतर का ही एचसीएफ आप निकालिए। यानी कि आपका 10 नंबर क्वेश्चन में है 590, 908 और 1014, ये 3 संख्या है और एक संख्या ऐसा आपको ज्ञात करने को कह रहा है बड़ी से बड़ी कि इसको भाग देना तो सब में भाग देने पर समान शेष आवे। उसके लिए क्या करना है कि प्रत्येक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाइए। यानी कि 10 से 14 में से 908, 10 से 14 में से 590 और 908 में से 590 को घटाएंगे। अब किसी में से किसी को घटा पाना संभव नहीं है, तो ये जो डिफरेंस अंतर आया इसी का आप एचसीएफ ज्ञात कर दीजिए। यानी आपने सीखा क्या कि एचसीएफ के प्रश्न में अगर एक समान शेष बचने की बात कही जाए तो प्रत्येक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, प्राप्त अंतर का एचसीएफ निकालते हैं। चलिए 10 नंबर एग्जाम्पल के बाद हम चलते हैं 11 पे। 11 नंबर एग्जाम्पल में कह रहा है क्या कि वह बड़ी से बड़ी संख्या करे एक समान शेष बचना, यानी जो 10 है सेम वही 11 भी है, तो आप बना सकते हैं। 11 के बाद हम चलते हैं 12 पर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे 7 मीटर, 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर को पूरा माप सके। हमने कहा है कि अगर एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न में मापने तोलने का सेंस आवे तो आपने एचसीएफ ज्ञात करना है। जाति को सेम करेंगे, यूनिट मान को समान बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं कि अगर छोटा यूनिट को बड़ा में कन्वर्ट करना है तो इसको यूनिट मान से भाग देते हैं, और बड़े को छोटा में कन्वर्ट करना है तो हम गुना करते हैं, यूनिट मान इसको समान करेंगे। करना है क्या है कि मापने तोलने के सेंस में मप्पा ज्ञात करने को कहे तो हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, अगर काम एक साथ होने का सेंस हो तो एलसीएम ज्ञात करते हैं। ये दो बात भी आपको नोट करना है, ध्यान में रखने की बात है। तो हमें मापने की बात कह रहा है तो इसे हम कहेंगे 7 मीटर, कहेंगे 3 मीटर
85 सेंटीमीटर, इसको 1295 मीटर का सेंटीमीटर कह देंगे। यानी ये मीटर को सेंटीमीटर में, मीटर सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में, मीटर कैसे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो हमने 100 से मल्टीपल किया, इसके 100 से मल्टीपल किया, फिर 100 से किया कर दिया। अब आपको मापने तोलने का सेंस है, तो आप प्रेम से इसका एचसीएफ ज्ञात कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाना है। सबसे बड़े को जो छोटा से जो प्राप्त हो जाए उससे बचे हुए को दे देना है। अब एग्जाम्पल नंबर हमने 13 चलना है। 13 इसमें कह रहा है क्या कि 437 और 529 को सरलतम रूप में लिखे। सरलतम रूप में लिखे। सरलतम रूप में लिखने का अर्थ यह होता है कि आप इसको कितना छोटा बना सकते हैं, कितना छोटा। तो छोटा बनाने के लिए काटे 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, यानी विभक्त करने का सबसे बड़ा हथियार होता है वो एचसीएफ होता है। आप अपने माइंड में रखिए, किसी को बंटवारा करना है, एक बार एचसीएफ से बांट दीजिए ना, फिर वो बंटने लायक रहता नहीं है। तो आपको करना क्या है कि 437 और 529 का एचसीएफ लीजिएगा, तो आपका एचसीएफ 23 ही आ रहा है, 529 व्यक्त हो रहा है। तो क्या किए, अब बोलिएगा सर आपने कैसे जान किया, तो हम देख रहे हैं 529 है, 523 से व्यक्त हो रहा है, 23 ही होना चाहिए, दूसरा संख्या लेंगे तो फिर विभक्त नहीं होगा। तो 437 और 529 को आपने 23 से ऊपर नीचे विभक्त करना है, यानी कि काट देना है, और काटने के बाद ऊपर में आएगा 19, 9 27 और नीचे में आएगा 23, 23 का होता है 529। ये आपने 13 नंबर क्वेश्चन को देखा। 13 नंबर क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे 14 पर, एग्जाम्पल 14 नंबर एग्जाम्पल में कह रहा है कि दो संख्या का योग, यानी संख्या का योग है वो है 712 और मौसो है वो 103 है। संभव जोड़े कितने होंगे, यानी दो संख्या के कितने जोड़े हैं, दो संख्या के कितना जोड़ा है जिसका योग 712 हो और मौसो 103 है, ऐसे कितने संख्या है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि अगर एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न में दोनों में से कोई संख्या ना दिया हो, दोनों में से अगर एक मानना हो तो एक्स वाई जेड मान सकते हैं, दोनों का दोनों संख्या नहीं दिया गया हो और प्रश्न में एचसीएफ दिया गया हो, तो सदैव संख्या मानने का काम एचसीएफ के साथ करें, क्योंकि एचसीएफ सभी संख्या तथा एलसीएम का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है। तो आप एचसीएफ के साथ माने, क्वेश्चन आसान हो जाना है। तो आपने माना कि प्रथम संख्या 103A और दूसरा संख्या आपका कह रहा है 103B, हमने माना। अब क्या करना है आपको कि जो आपके पास इनपुट है, समीकरण है, उसका यूज कीजिए, यानी संख्या का योग दिया है 103A और 103B बराबर है 712। 103 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस B का मान होगा 712, इसको काटिएगा ना तो 7 मरतब 721 होगा, सॉरी भाई 721 हो जाएगा, हमने ध्यान नहीं दिया, मिस्टेक हो गया। 721 7 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 7 मरतबे, यानी A प्लस B 7। अब ए बी का मान 7 है तो आप ए बी को पर आएंगे, यानी सहभाज्य जोड़ा में आपको तोड़ना है, प्लस में ही तोड़ना है, यानी हम तोड़ सकते हैं 1 प्लस 6 सहभाज्य जोड़ा है, फिर हम 2 प्लस 5 जोड़ सकते हैं और 3 प्लस 4 तोड़ सकते हैं। अब इसको तोड़ने का कोई नहीं, अगर 4 3 तोड़े या 5 तो बात एक ही होता है। तो यानी ए का मान हम अगर ए लेते हैं तो मेरा संख्या होगा 103 और बी का मान 6 लेते हैं तो हो जाएगा 618, फिर ए का मान 2 लेते हैं तो 200 हो जाएगा 6, अब 5 लेते हैं तो हो जाएगा 515, ए का मान लेते हैं 3 तो हो जाएगा 309 और 4 लेते हैं तो 412, यानी यही 3 गो संख्या का गुच्छा है, समुच्चय है, जोड़ा है, जिससे कि जोड़ने पर 721 आएगा और एचसीएफ निकालिएगा तो आप 103 आना है, राइट। यानी आपका आंसर होगा 3 जोड़ी। क्लियर, समझ गए हैं? समझ गया तो हम आगे क्वेश्चन चलते हैं 15 पर, एग्जाम्पल 15 पे कह रहा है कि एग्जाम्पल 15 में दो संख्या का गुणनफल, यहाँ योगफल था, यहाँ गुणनफल दे दिया, गुणनफल दे दिया है, वो दे दिया है 19,712, यही 12 मिस्टेक किया था, 19,712 कर दिया। इसका मौसा है वो है 16। तो आपसे कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या 3 अंकों की हो तो संख्या ज्ञात करें, यानी जो संख्या वो 3 अंकों की होना चाहिए, राइट।
क्वेश्चन में दोनों में सेम है, बहुत सारा बातें हैं। इसमें दो संख्या का योग दे दिया, उसने मल्टीपल दे दिया, इसमें भी मौसम दे दिया, उसमें भी मौसम। सेम प्रोसेस से बनाएंगे कि प्रथम संख्या कहता है कि 16a, दूसरा संख्या हमको मानना पड़ेगा तो 16b। अगर गुणनफल दे दिया है, यहाँ योगफल दिए थे योग किए, यहाँ गुणनफल दिया था गुणनफल के दिए, 16a गुने 16b बराबर 19,712। हम जानते हैं कि दोनों 16 है, 19,712 को विभक्त करेगा ही करेगा। इस 16 से भी इसको काटेंगे, इस 16 से काटेंगे, यानी ए बी का मान आएगा 77। 77 को फिर को प्राइम मल्टीपल में होना चाहिए कि इसको ये मल्टीपल में, तो मल्टीपल में 1 और 77 हो जाएगा 1, और दूसरा हो जाएगा 7 गुने 11 या 11 गुने 7 एक ही बात। हम जानते हैं ए का मान अगर 1 ले ले तो जो संख्या है वो 2 अंकों का प्राप्त हो जाएगा, पर आपको कहता है 3 अंकों को प्राप्त करने के लिए, यानी ए का मान हमने 7 लेंगे तो 16 7, अब बी का मान हम 11 लेंगे तो 16 11 ना 112 और 176, यही आपका संख्या हो जाना है। क्लियर, कोई आपत्ति नहीं। अब 15 नंबर एग्जाम्पल के बाद हम एग्जाम्पल नंबर 16 पे चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 16 में कह रहा है क्या, एलसीएम आ गया। हमने पहले भी आपसे ये डिस्कस किया कि गुणनखंड रूप में दिया गया हो, गुणनखंड रूप में संख्या दिया हुआ हो तो एचसीएफ में सब में कॉमन आधार हो उसी को लेना है, और छोटा घात को। एलसीएम में सभी आधार को लेना है, बड़ा घात को। तो इससे आप परिचित हैं पहले से ही, भली बात है, तो टाइम को हम काहे बर्बाद करें, वीडियो को बड़ा बनावे। 17 में कह रहा है 72, 108 और 2100 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए। भाग विधि से एलसीएम ज्ञात किए, जैसे आपको बचपन से करते आ रहे हैं। डिफरेंशियल चाहिए को शॉर्टकट करने के लिए तो शॉर्टकट तरीका यही होगा कि देखिए कि ऑप्शन छटना है तो सबसे आसान कौन लगता है, भाग देना, उससे भाग दीजिए। अगर उससे विभक्त नहीं हुआ हटा दीजिए, छट दीजिए, फिर उससे अगले दे सकती है, पर भाग विधि से बनाए वही ज़्यादा अच्छा है। एग्जाम्पल नंबर आपका 18 है। 18 इसमें कह रहा है क्या कि 16 है, 24 है, 54 है, 36 भी है। अब बताइए कि इस क्वेश्चन को 17 में, इसको 18 में देता तो क्या जाता किताब को, ये थोड़ा सा आसान है, ये आसान पड़ता है, फिर टफ देता, पर पता नहीं कैसे करते हैं। 19 में कह रहा है कि दो संख्या का लॉसअ, यानी संख्या का एलसीएम है वो है 2520 और एचसीएफ है वो 12 है। एचसीएफ है वो 12 है। कहता है एक संख्या, प्रथम संख्या इसमें दे दिया है 504, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या इक्वल व्हाट, यानी कि चारों का चारों मटेरियल मेरे पास अवेलेबल हो, एलसीएम एचसीएफ प्रथम दूसरा, तो चार में से कोई एक भी पद ना हो या एक भी इसमें अननोन हो, तो आप अपना फार्मूला का यूज कीजिए, जो कि बड़ी आसान सा फार्मूला है। प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या, प्रथम संख्या 504 है, दूसरी संख्या पता नहीं तो x है, एलसीएम और एचसीएफ आपको दे देना है ना। तो 504 इसको काटेंगे तो 5 मतलब है और x का मान हो जाएगा 60, यानी कि आपका दूसरा संख्या क्या होगा वो 60 हो जाना है। क्लियर, अब इस सभी को मिटाते हैं। 19 तक हो गया तो एग्जाम्पल आप चलेंगे हम 20 पे। 20 नंबर एग्जाम्पल में कहा जा रहा है क्या कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे, इतना से पुनः व्यक्त, वह छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम, यानी यहाँ पे आपको बोला नहीं गया है कि एलसीएम ज्ञात करे कि एचसीएफ ज्ञात करे। तो आपके पास हमने एक पहचान बताया कि अगर छोटी से छोटी संख्या प्रश्न में कहे ज्ञात करने के लिए तो हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। सिंपल से एलसीएम ज्ञात कर लीजिए, टाइम लैप्स करने से कोई फायदा नहीं। हम आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में एक 4 नंबर एग्जाम्पल था, 4 नंबर एग्जाम्पल, इसे हमने पूरा सॉल्व नहीं किया। आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा वो आएगा 66, जबकि बुक ने दिया है 72। ये गलती मिस्टेक हो गया है, 66 ही आपका आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, हमें वहाँ पर ही डिस्कस कर देना चाहिए, पर हमने किया नहीं। जब आप बनाइएगा तो आपका आंसर 66 आएगा, आंसर 72 देगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम बता दें कि यहाँ पर इसका आंसर वास्तव में 66 ही होगा, 72 गलती है, मिस्टेक किताब से हुआ है, राइट। आते हैं 21 नंबर पे। एग्जाम्पल 21 में कहता है क्या कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे, वह छोटी छोटी मतलब 15, 18, 27, 35,
तो पूर्णतः भाग देने पर 9 शेष बचे। तो हमने बताया कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने को कहे तो हम एलसीएम ज्ञात करते हैं, राइट। और एलसीएम के प्रश्न में जितने भी जोड़ घटाव का काम है वो बाद में किया जाता है, यानी एलसीएम के साथ या एलसीएम निकाल के उसके साथ किया जाता है। तो यह इस प्रश्न में एलसीएम बोला तो नहीं गया है कहीं करने के लिए, पर कहता है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 18, 27, 35 से भाग देने पर एक समान शेष बचे। तो इस प्रकार की कंडीशन में हमें करना क्या है कि पहले हम एलसीएम इसका निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और शेषफल को 9 जोड़ देंगे, यही आपका आंसर हो जाना है। एग्जाम्पल नंबर 22 पे चलेंगे। कुछ वीडियो कुछ बड़ा बनते जा रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा तेजी को हम बढ़ाते हैं, स्पीड को अपना बढ़ाते हैं। अगला में कहता है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कर जिसमें 7 घटाने पर छोटी छोटी संख्या यानी 20, 28, 35 और 105, यानी हमने बताया कि एलसीएम के प्रश्न में सभी काम बाद में किया जाता है, शेषफल को जोड़ा जाता है, वही एसएफ में घटाया जाता है। तो जोड़ना कहे तो घटाते हैं, घटाना कहे तो जोड़ते हैं। क्या है कि काम पीछे से बाद में उल्टा होता है तो उल्टा रिएक्शन होता है, यानी अगर मेरे पास 7 ज़्यादा रहेगा तब तो हम 7 घटाएंगे, अर्थात यानी जोड़ना कहे तो घटाएंगे, घटाना कहे तो जोड़ेंगे। तो इस प्रश्न में 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 7 घटाने पर तो आपने एलसीएम निकालना है और 7 जोड़ देना है और आपका आंसर हो जाना है। एग्जाम्पल नंबर 23 पे चलते हैं कि वह छोटी छोटी संख्या मतलब एलसीएम 13 जोड़ने पर तो कह रहा है 30, 45, 65 और 78 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। और 13 घटाने के बाद कह रहा है 13 पहले में कह रहा था 7 घटाने का तो जोड़ दिए, 13 जोड़ने के बाद कह रहा है तो 13 घटा देंगे। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 24 पे। 24 में कहता है कि अगर एलसीएम के प्रश्न में अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल, अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल का काम हमने नंबर सिस्टम में भी देखा था कि एक से अधिक भाजक और एक से अधिक शेषफल था, तो उसके लिए हमने फॉर्मा तैयार किया था। ये फॉर्मा तैयार किया था ना, ये फॉर्मा तैयार किया था, पर वो नंबर सिस्टम का प्रश्न है। और ये एलसीएम का नंबर सिस्टम में अगर अलग अलग भाजक अलग अलग शेषफल क्रमागत रूप से भाग हो, एक से अधिक भाजक एक से अधिक शेषफल हो, तो इस फॉर्मा का यूज करते हैं। एलसीएम में अलग अलग भाजक अलग अलग शेषफल की बात कही जाए तो हम भाजक और शेषफल के कॉमन अंतर, हमेशा भाजक और शेषफल का कॉमन अंतर ही आएगा जिसे हम एलसीएम से घटाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सर ये कैसे समझेंगे कि एलसीएम का प्रश्न है और ये नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम का प्रश्न कहेगा कि वह संख्या ज्ञात करे या किसी संख्या को, वह संख्या ज्ञात करे किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4, 5, 6 से भाग देने पर 1, 2, 1 शेषफल प्राप्त होता है। उसका डिफरेंस कॉमन अंतर कभी भी सेम नहीं आना है। जबकि आपके एलसीएम के प्रश्न में कहेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या, जब ही वह छोटी से छोटी संख्या की बात कह दिया जाए कि मीन्स आपका माइंड में आना चाहिए एलसीएम आना चाहिए। और एलसीएम के प्रश्न में अगर अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल की बात कहे तो भाजक शेषफल के कॉमन अंतर, सदैव कॉमन अंतर ही आएगा, उस कॉमन अंतर को आप एलसीएम में से घटा ले। तो ये 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा था कि 35, 45 और 55 से भाग देने पर 17, 27 और 37 शेष बचे। तो आप कहिएगा कि सर आपने तो खुद कहा कि एलसीएम के प्रश्न में जोड़ घटाव का काम बाद में करते हैं। हाँ, बस हम अभी भी कह रहे हैं कि बाद में, हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, कॉमन अंतर हम निकाल रहे हैं। कॉमन अंतर अगर 18 आ रहा है 18, तो सब में कॉमन अंतर 18 है। हम सिर्फ चेक किए हैं कॉमन अंतर को, जोड़ घटाव का काम नहीं किए हैं। आपने क्या करना है 35, 45 और 55 का निकालना है एलसीएम, और जो एलसीएम प्राप्त हो उसी में से 18 घटाने पे आपका आंसर आ जाना है। यानी कि एलसीएम के प्रश्न में अलग अलग भाजक और अलग अलग शेषफल की बात कहा जाए तो भाजक और शेषफल के कॉमन अंतर को हम एलसीएम में से घटाते हैं। घटाने जोड़ घटाव का काम हमेशा एलसीएम में बाद में किया जाता है और एचसीएफ में पहले ना। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे, अब देखिए ये इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ये वाकई मेरे हिसाब से बहुत टफ भी है पर बहुत आसान भी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 नंबर में कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 9, 15, 21, 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। इतना रहता तो क्या करना था, एलसीएम इसे ज्ञात करना था, एलसीएम में 1 जोड़ देते, बात मेरा खत्म। पर एक शर्त और रख दिया, परंतु 11 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी अब तो ये शर्त हो गया गड़बड़। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर 2 और 4 का एलसीएम आता है 4, तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 4 के बदला में आप 8 लिख दे, 12 लिख दे, 16 लिख दे, आपका आंसर गलत नहीं होने वाला है। परंतु इसके मल्टीपल में अब यहाँ पर हम लिख दे 22, तो क्या ये होना है? नहीं, 4 के मल्टीपल में नहीं है तो नहीं लिख सकते हैं, यानी 4 के मल्टीपल में ही होना चाहिए, तो आपका आंसर गलत नहीं होना है। इस बात का यूज अभी इस चैप्टर में करेंगे।
जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकालेंगे तो पहले 3 से देना है, ध्यान पे है मेरे पास कि एचसीएफ इसका होता कितना है, आता है 945, यानी 9, 15, 21, 27 का एलसीएम निकालेंगे तो 945। एक शेष बचने की बात कह रहा था, तो 945 में हमने एक जोड़ दिया यानी 946। आंसर यही हो जाना चाहिए था, पर एक शर्त इसने और क्या कहा कि सर जो संख्या प्राप्त कर रहे हैं ना वो 11 से भी व्यक्त होना चाहिए। तो क्या चेक करेंगे, क्या 11 से व्यक्त होता है? 9, 6, 15 ऊपर में 4, यानी यह विभक्त हो जा रहा है, 11 से खुद विभक्त हो रहा है, तो 946 आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगर आपका प्रश्न आता यदि सर ये 11 से विभक्त नहीं होता तो क्या करते, तो उसके लिए करना क्या है कि उसके लिए अगर ये 946 नहीं विभक्त होता तो 945 को आपने 2 से गुना करके 1 जोड़ना है, फिर चेक करना है, नहीं विभक्त तो 945 को आपको 3 से गुना करके 1 जोड़ना है, फिर भी नहीं विभक्त तो 945 को 4 से गुना करके 1 जोड़ना है। आखिर ये जोड़ने या घटाने भाग देने का सिस्टम कितना टाइम तक कीजिएगा और टाइम को लैप्स कीजिएगा। इसलिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन आवे उसको हल करने के लिए आपने करना क्या है कि आपको देखना है कि अंतिम रूप में किसको कह रहा है, किससे विभक्त होने के लिए कह रहा है, तो 11 से विभक्त होने के लिए। आपका जो ऑप्शन है ए, बी, सी और डी ऑप्शन है, इस ऑप्शन में से क्या करना है, इसमें सबसे आसान भाग देना आपसे कौन लगता है? 15 का, यानी जिसका टेबल ज़्यादा इसलिए हो 15 का। तो इस ऑप्शन में से 7, 6, 3, 2 अगर लिखा हुआ है तो क्या कीजिए कि एक कोई ऑप्शन को उठाइए आप, एक ऑप्शन को ऐसे ऑप्शन से जब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो मेरा मानना है कि आप डी से उठाइए। डी में दिया है 7, 2, 9, 8, 6, अगर बाई दी भी इतना दिया है तो आपने सबसे आसान इसमें भाग देना किससे लगा? 15, आपने 15 से भाग दिया। अगर यहाँ पे एक शेषफल आ गया तो अगर एक शेषफल आ जाए तो आपका आंसर डी ही होगा। अगर एक शेषफल न आवे ये कलेक्ट खत्म हो जाएगा। तो दूसरे ऑप्शन का देखिए, अगर बाई दी वे कहा जाता है कि सर ऐसा क्या करके दुद्दू को विभक्त होने वाला हो जाए, तो भाई दुद्दू को विभक्त होने वाला हो जाए 11 से विभक्त होने वाला हो जाए, तो ये ऑप्शन चेक करने से एक और तरीका क्या है कि आप क्या कीजिएगा कि 11 से विभक्ति की बात कर रहा है ना, तो आपसे 11 से सबको चेक कर लीजिए, राइट। 11 से विभक्त करिए, अगर एक ही को 11 से विभक्त हो रहा है तो आपका वही आंसर। अगर एक से ज़्यादा यानी ये दोनों विभक्त हो गया 11 से, तो आपने 16, 7, 9, 8 को क्या कीजिए कि इसमें से सबसे हौला है उसे दीजिए 15 से। अगर इसका शेषफल आ गया 2, यानी ये तो होना ही नहीं है, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से इजीली से आप ऐसे हल कर सकते हैं कि अंतिम रूप से किससे बोला है क्वेश्चन में, 9 से, 13 से, 11 से, इसमें 11 से। हमने चारों ऑप्शन को चेक किया, अगर एक ही ऑप्शन 11 से व्यक्त होता हमको क्वेश्चन बनाने का जरूरत नहीं है, एलसीएम निकालने का भी जरूरत नहीं है, तो हमने क्या करता, आंसर वही दे देता। अगर 2 विभक्त हो जाए, 11 से 2 विभक्त यानी अंतिम जो भाजक कह रहा है उससे 2 विभक्त हो जाए, तो इसमें से सबसे आसान वाले को उठाइए, किसी एक ऑप्शन को भाग दीजिए, आपका ऑप्शन जो इसमें शेषफल कह रहा है वही शेषफल बच गया तो वही आंसर, नहीं तो अगले वाला आंसर हो जाना है, राइट। 25 के बाद एग्जाम्पल चलते हैं 26। एग्जाम्पल 26 में कह रहा है, यही क्वेश्चन कहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात, इससे भी 5 अंकों की कह रहा है, तो 12, 15, 18 और 27। हमने कहा अंकों की बड़ी से बड़ी का है या छोटी से छोटी, हम एलसीएम ही ज्ञात करेंगे और इसका हमने एलसीएम ज्ञात किया। क्वेश्चन नंबर है 26, एलसीएम ज्ञात करने पे 540 आता है। बड़ी संख्या जो 5 अंकों का होता है 5 को 9 आता है। तो हमने जब नंबर सिस्टम में भाग पढ़ाया होगा तो आपसे कहा होगा कि ये भाग से संबंधित 5 बातें हैं वो हर चैप्टर में उपयोग होना है, तो इसमें भी उपयोग होना। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ना अलाउ नहीं है, घटाना अलाउ है, तो शेषफल ना, शेषफल यानी 9, 9, 9, 9 में से शेषफल को आप घटाइए और यही आपका आंसर हो जा रहा है। क्लियर। अगर जोड़ना रहता, छोटी छोटी संख्या रहता, तो दोनों के अंतर को जोड़ देते, आएगा ही क्वेश्चन आगे। 27 के बाद क्वेश्चन कह रहा है 26 के बाद कह रहा है 27 में कहा जा रहा है क्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे ये, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या ये होता है, विभक्त करने के लिए कह रहा है 12, 18, 21 और 28। इसका आपने लेना है एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम आता है 252। अब 9, 9, 9 में आप 252 से भाग दीजिए, शेषफल कितना आएगा x, और 9, 9, 9 में से x को घटा दीजिएगा। और हमें प्रश्न में एक शर्त और कह रहा है कि शेष 5 बचे, शेष 5 ही बोला है, तो लास्ट में हम 5 को जोड़ देंगे। जानते हैं कि लास्ट में 5 शेषफल को जोड़ा जाता है। ये 27 नंबर क्वेश्चन। 27 के बाद चलेंगे 28 पे।
28 पे। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। वही प्रोसेस जो कि 27 में है वही 28 में है। 29 पे चलते हैं। 29 में कहता है कि 3 अंकों की ऐसे 2 संख्या ज्ञात करें जिसका एचसीएफ दिया हुआ है 80 और एलसीएम दिया हुआ है 5760। यानी 3 अंकों की 2 संख्या है जिसका एचसीएफ निकालते हैं तो 80 और एलसीएम निकालते हैं तो 5760। हमने कहा अगर एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न में दोनों में से कोई संख्या न दिया गया हो तो आप डायरेक्ट प्रथम संख्या एचसीएफ के साथ 80A मानिए और दूसरी संख्या आपको मानना है तो 80B मानिए। सूत्र लिखिए, एक ही सूत्र हमने लिखा है 80A गुने 80B बराबर 80 गुने 500 5760। एगो 80 से एगो 80 काट लिया, एगो 80 से काटेंगे तो एगो 0 कट गया और 8 सत्ते 56, कितना आएगा 72 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था 29 है 72, यानी कि A मल्टीपल B बराबर आ गया 72। तो 72 का 1 मल्टीपल 72 ये सबका होता है, मजबूरन है ये। दूसरा फैक्टर टूट रहा है तो टूट रहा है 9 गुने 8 टूट रहा है ना, 9 8 72। A का मान 9 लेंगे तो हो जाएगा 720, B का मान 8 लेंगे तो होगा 640। यही दो संख्या है 720 और 840 जिसका एचसीएफ निकाले तो 80 और एलसीएम निकाले तो 5760 और दोनों 3 अंकों का हो भी जा रहा है ना। अब अंतिम एग्जाम्पल 30 का, वीडियो तो थोड़ा बड़ा हो गया है पर क्या किया जाए। अंतिम एग्जाम्पल है वो 30 नंबर है। इसमें जो संख्या भिन्न के रूप में दिया है 3/8 दिया है, 5/12 दिया है और 9/16 दिया है। लौसौ मौसौ दोनों का है। तो अगर हम मौसौ कह रहा है मौसौ तो हमने कहा है अंश वाले का मौसौ निकालेंगे तो एक अंश हर वाले का लौसौ निकालेंगे तो 48। अगर एलसीएम कह रहा है निकालने के लिए ऊपर वाला का एलसीएम, तो एलसीएम ऊपर वाला का लेने पर आएगा 45, मौसौ लेना है नीचे वाला का तो आ जाना है 4। यानी आपने इस क्वेश्चन में यह सीखा कि भिन्न के रूप में अगर संख्या दिया हुआ है तो जो कहे अंश वाले का ऊपर वाले का, इसमें मौसौ कह रहा है तो ऊपर मौसौ अपोजिट लौसौ, इसमें कह रहा है लौसौ तो अंश वाला का लौसौ अपोजिट मौसौ। यानी इस चैप्टर से संबंधित जो 30 एग्जाम्पल है इस वीडियो में हमने कवर करने का प्रयत्न किया है, कोशिश किया है। बीच में जो थोड़ा सा वीडियो में डिस्टर्बेंस भी आया है पर उसको ध्यान में न देते हुए आप वीडियो को देखें। और हम फिर से कहेंगे कि जब भी मेरा वीडियो देखें तो आप अपने सामने में एस-10 3 राइटर का बुक रखें। थंबनेल पे हम बुक नहीं लगा रहे हैं पर वीडियो में बार बार हम बोल रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी टाइटल में भी इस बात का चर्चा है कि एस-10 3 राइटर के संपूर्ण मैथ मेरे वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस वीडियो जो कि एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2 है इसमें सिर्फ एग्जाम्पल को कवर किया गया है और आने वाला और नेक्स्ट वीडियो में जितने भी इस चैप्टर में क्वेश्चन है वो बहुत जल्द ही आपके बाद पार्ट बाय पार्ट करके आ जाना है। इसमें जो क्वेश्चन है संपूर्ण क्वेश्चन है वो 73 है, तो 73 है तो कोशिश करेंगे कि 3 वीडियो में 3 पार्ट में कवर हो जाए, यानी एलसीएम एचसीएफ कुल मिलाकर 5 पार्ट में कंप्लीट हो जाए। अगर 3 में हो पाया तो हो पाया, 20 या 60 नहीं तो 4 में तो हो ही जाना है, 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाना है। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। कहीं मानवीय त्रुटि होता है तो कृपया उसे न ध्यान में दे। हो जाता है कभी कभी टंग में भी मिस्टेक हो जाता है और लिखने में भी, यानी बोल रहे हैं कुछ लिखा जा रहा है कुछ, इस प्रकार का अगर त्रुटि हो, हम जानते हैं कि ऐसा होता है तो उसे ध्यान ना दे। इस छोटे गलती के लिए माफ़ करें, पर ज्ञान के कारण यानी हम गलत आपको जानकारी दे, गलत चीज़ बतावे तो उसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर हमें बता सकते हैं कि सर आपने ये गलत किया, ये ऐसा नहीं होता है। तो हम भी उस पर सोचेंगे कि आखिर आपका ज्ञान आप कहाँ तक जान रहे हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर हमसे मिस्टेक होता है, आदमी ही है, हमसे मिस्टेक होता है तो हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे कि हमसे ऐसा गलती हुआ है। जैसे कि एस-10 3 राइटर का बुक है, इसमें भी बहुत सारा मिस्टेक है, गलती, जो कि हमने एग्जाम्पल नंबर 4 में आपसे बताया कि उनसे मिस्टेक हो गया है। तो उस इतने बड़े बड़े बात में, बड़े बड़े देश में छोटी छोटी बात होता रहता है, तो छोटे मोटे बात से उनके पूरे नॉलेज को जजमेंट नहीं किया जा सकता है। और टीचर और हम में अंतर यही मिलना है कि हम आपको अपना स्पेशल चीज़ सिर्फ दिखा के और लोभित करने वाले नहीं हैं। हम आपको संपूर्ण मैथमेटिक्स एस-10 3 राइटर को हम पढ़ाएंगे। हाँ, इस मैथमेटिक्स में एडवांस मैथ ऐड नहीं है तो कोशिश करेंगे जब ये ख़त्म हो जाता है तो एडवांस मैथ के लिए भी कोई अच्छा सा बुक सजेस्ट करें और बुक के माध्यम से ही हम आपको पढ़ाएंगे। कहे कि बुक का सहारा लेना मेरे लिए ज़रूरी है, ऐसे कि अगर हम ऐसे भी कोई भी चैप्टर ले, उसके चैप्टर के बारे में लेक्चर दे और उससे संबंधित 20 25 50 क्वेश्चन हम आपको बता दें मौखिक रूप से, पर वो ज़्यादा फायदा कारक है नहीं। और अगर डिजिटल बोर्ड रहता तो वो काम हो सकता था, पर डिजिटल बोर्ड तो मेरे पास अवेलेबल है नहीं, तो इस कारण से यही माध्यम सबसे अच्छा लगा।
और हमें आशा है कि मेरे वीडियो आप लोग को आने वाले कंपटीशन, आने वाले एग्जामिनेशन में, सभी एग्जामिनेशन में आपको सपोर्ट करे। और मेरा मानना है, एक और बात बोलना चाह रहा था कि हमेशा हम आपको कहते आ रहे हैं, क्लास में भी कहते आ रहे हैं कि किसी विशेष एक आपका एम होना चाहिए कि एक एम कि हमको भाई कंपटीशन में जाना है, कि बैंकिंग में कंपटीशन का एग्जामिनेशन में तैयारी करना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, MBA करना है, टीचर करना है, ये एम बांधना बड़ी ज़रूरी है। अगर आप जनरल कंपटीशन में आते हैं तो आप अपने आप को कॉमन बनाइए। कॉमन कहने का अर्थ होता है कि आप अपने आप को हर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें। कुछ आदमी कहेगा कि ई 2 गड्ढा, 4 गड्ढा, 5 गड्ढा, पर कंपटीशन में क्या होता है कि सब मिलते जुलता रहता है जी। SSC है, रेलवे है, बिहार गवर्नमेंट का जो है अपना जो स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, तो ये सभी का सिलेबस बहुत हद तक मिलता रहता है। अगर आप कॉमन बनाते हैं, अब एगो माइंड में लेके चलते हैं, एक माइंड में ले चलता है कि हमको रेलवे में ही जाना है, तो बाकी जितने भी फॉर्म आएंगे भरेंगे नहीं, भरेगा सब। तो अपने आप को कॉमन बनाइए। कॉमन कहने का मतलब कि अपने आप को आप 4 चक्का का गाड़ी बनावे, 4 चक्का का मतलब कार बनावे। कार में देखिएगा कार का वैल्यूएशन भी ज़्यादा है। ऑटो, टेम्पू और कार में अंतर क्या होता है? कार सस्ता, उसका वैल्यू कम, उसका इज्जत कम, और कहीं भी पलट जाएगा, लंबा दूरी नहीं जा सकते हैं, लंबा स्पीड नहीं चला सकते हैं। पर अगर आप कार बनते हैं 4 चक्का का, तो वैल्यूएशन भी ज़्यादा और आपके लिए रास्ते भी ज़्यादा खुल जाते हैं। अर्थात कि आप अपने आप को कंपटीशन का जो 4 पिलर है, 4 स्तंभ है, जैसे कि हम लोग का लोकतंत्र का 4 स्तंभ है, वैसे कंपटीशन का भी 4 स्तंभ है। हाँ, कोई स्तंभ ज़्यादा शक्तिशाली है, कोई कम है, कोई टफ है। वो 4 स्तंभ है, मेरा मानना है कि सबसे मजबूत स्तंभ होता है वो मैथमेटिक्स होता है, टफ भी है। दूसरा होता है रीजनिंग होता है, तीसरा होता है इंग्लिश होता है, और चौथा होता है GK GS GA जो भी गए करंट अफेयर के है, यानी GK GS और करंट अफेयर को मिला के। यानी अगर चारों पहिया में आपका, चक्का में, चारों व्हील में आपका पूरा शक्ति है, पूरे में हवा टाइट है, तो अब उसको जितना स्पीड कार को चलाना चाहे चल सकता है। तो आप अपने आप को हमेशा कॉमन बना के रखें। ऐसा नहीं खाली GK GS पढ़ रहे हैं तो GK पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ ही पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग, ऐसे में नौकरी नहीं होने वाला है। अपने आप को हमेशा कॉमन बना के चलिए, और कॉमन बनाने के जो भी एग्जामिनेशन का आप फॉर्म भरे, सामने में जो 2 महीना 3 महीना टाइम आ गया, तो फिर उसके सिलेबस को आप कवर करें और उस टाइप का आप सेट का प्रैक्टिस करें, और निश्चित रूप से आपका एग्जामिनेशन निकलेगा, क्रैक होगा। तो इस मेरे बात को ध्यान में दीजिएगा। हम अपने इतने दिन के अनुभव में, यानी कि हम खुद भी बहुत दिनों से पढ़ाई किया, कंपटीशन का तैयारी किए, और बहुत सारे एग्जामिनेशन भी दिए, कुछ जॉब भी छोड़े, कुछ परिस्थिति, परंतु हम अपने अनुभव से आपको बता रहे हैं कि आप हमेशा अपने आप को कॉमन बना के रखें। अगर आपको सच में इंग्लिश आ जाए अच्छा और मैथमेटिक्स आ जाए, तो आपको पदाधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर संपूर्ण तरीक़ा से, यानी कंपटीशन संपूर्ण आना तो बड़े बड़े विद्वान की बस की बात नहीं है। अगर अच्छा से मैथ आपका आ जाए, मन लग जाए पढ़ने में, और अगर मैथ पढ़ने में भी मन लगता है और इंग्लिश पढ़ने में भी, और दोनों का दोनों सब्जेक्ट अच्छा हो, तो हम लिख के देंगे कि आप पदाधिकारी ही बनिएगा। अब छोटे नौकरी के बारे में सोचिए नहीं। अगर आप पूछते हैं कि सर एक एम, कंपटीशन में भी क्या एम बनाया जाए, हमने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि कमीशन और कंपटीशन 2 अलग अलग चीज़ है। कमीशन सबकी बस की बात नहीं है, ऐसा नहीं, एक असंभव है। कमीशन के लिए बहुत धैर्य रखना पड़ता है, और कमीशन एक ऐसा चीज़ है कि कमीशन से लोग टूटता है, गिरता है ना, तो ज़मीन पे गिर जाता है, उसका उठने का उसको मौका नहीं मिलता है। पर कंपटीशन एक ऐसा चीज़ है कि आप अगर तार से गिरे तो खजूर पर लटकिएगा ही। तो कंपटीशन का तैयारी जो सिंपल फैमिली से हैं, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, या मीडियम स्टूडेंट आप रहे हैं, तो आप कंपटीशन को चुनें। अगर हो सके, अभी भी हम कहेंगे कि हो सके तो जितना जल्दी हो कुछ स्किल सीख ले, या कोई छोटा सा कोर्स है वो कर ले, प्राइवेट सेक्टर में जाए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। कंपटीशन में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम खपत होता है, और सफलता का संभावना भी उसके अपेक्षा कम रहता है। फिर भी हम लोग के यहाँ मजबूरी है, हम लोग BA करके कंपटीशन में ही चले आते हैं, और स्किल नहीं, जैसे कि MBA है, BTech है, अगर ये सब करने में सक्षम है तो करें, और स्किल अपने बढ़ावे। स्किल अगर आपके पास है तो नौकरी आपके पीछे है। कंपटीशन में भीड़ होने के पीछे यही है कि कोई स्किल ही नहीं है। इसमें स्किल कुछ रहता कि कुछ अतिरिक्त BA पास किया और कंपटीशन में आ गए, इंटर पास किया कंपटीशन में आ गए, इसलिए इसमें भीड़ भी जाता है। अगर फिर भी ये सब आपका अपना है, जितना हम जान रहे हैं उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं।
कि अगर आपको एक एम कंपटीशन में बांधना है कि हम किस चीज़ को लेके एक बेस को एक आइडिया बना के चले जिससे तैयारी करें कि हम कॉमन बन जाए, तो बड़ी सिंपल सा एसएससी बनिए ना जी। एसएससी का तैयारी कीजिए। एसएससी के लिए एसएससी मतलब 4 चक्का का गाड़ी होता है। वो आपको रीजनिंग भी पढ़ने के मजबूत करेगा, मैथ भी पढ़ने के लिए मजबूर करेगा और इंग्लिश भी पढ़ने के लिए करेगा, करंट अफेयर भी। यानी कि आप एसएससी को माइंड में लेकर चले हमेशा। एसएससी कोई पूछे किस कंपटीशन का तैयारी, जनरल कंपटीशन का, जनरल तो ठीक है पर क्या हम मेन रूपेण हम एसएससी की तैयारी करते हैं, सीजीएल का सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं या एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, यूडीसी एलडीसी का तैयारी कर रहे हैं। अगर यूडीसी एलडीसी का तैयारी करते हैं तो आप 100% रेलवे के लिए एबल हो जाते हैं। 100% रेलवे के लिए कुछ नहीं करना होता है। दूसरे भी एग्जामिनेशन जितने भी आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के आते हैं या जितने भी डिपार्टमेंट के हैं, सब के लिए आप तैयार हो जाएंगे। जहाँ तक कि आप बैंकिंग के लिए भी तैयार हो जाएंगे। बैंकिंग का भी वैकेंसी नहीं आ रहा है, बैंक के लिए भी आप तैयार हो जाइएगा। अगर बैंक का फॉर्म आपने भरा और अपने ट्रिक को, हाँ जीके जिसको थोड़ा छोड़ के और उससे संबंधित आप अपने आप को इतना ठोस रखे, बना के रखे कि अगर 2 महीना हम सेट प्रैक्टिस किसी भी चीज़ का करें, किसी भी एग्जामिनेशन का करें तो हम उसके लिए एबल हो जाए। तो अपने आप को आप कॉमन बनाइए और देखिए कि बहुत जल्द कंपटीशन बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है। सिर्फ सही वे में, सही डायरेक्शन में, सही लगन से आप उसका तैयारी करें। यानी कि जब कंपटीशन में आवे तो अपने आप को पूरा तैयार करके आवे और 1 साल जितने दोस्त महिम, शादी विवाह, फंक्शन, फेस्टिवल, इस सभी को छोड़ के, त्याग के अगर 1 साल आप ये चीज़ करते हैं तो आने वाले लाइफ में ये सभी चीज़ आपको खुशी देने लगेगा। अगर कंपटीशन में आप शादी विवाह में एंजॉय करते रहे, फेस्टिवल को एंजॉय करते रहे, उसका दोस्त महिम एंजॉय करते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि यही दोस्त दुश्मन के समान दिखेगा। फेस्टिवल काटने को डरेगा, मन करे कहाँ से फेस्टिवल आ गया है। यही शादी ब्याह जब किसी का शादी का शहनाई कान में बजना है, साउंड बजना है ना, तो मन करेगा हम अपने आप को आत्महत्या कर ले। तो उस चीज़ से बचने के लिए भाई कीजिए यही कि आप 1 साल से 1.5 साल उस चीज़ को त्याग दीजिए, वो पूरे जीवन आपको खुशी देने वाला है। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में और सारी बातें करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। मेरा मानना है कि ये लाइव क्लास का वीडियो बड़ा होता है, जो रिकॉर्डिंग वीडियो क्लास है जो कि चैप्टर वाइज है, ये सबसे बड़ा वीडियो हो जाएगा। करीबन 55-56 मिनट का हो गया है। पर धैर्यपूर्वक वीडियो को देखिए और जो माध्यम हमने बताया उस माध्यम को आप पालन कीजिए और रियली आप अच्छे बन सकते हैं, अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। आप बेसिक से पढ़ सकते हैं और मेरे वीडियो उसी को लाभदायक है जो कि कमज़ोर बच्चा है, स्टार्टिंग जो कंपटीशन में है, जो पहले से ही पीटी निकाल रहे हैं, 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत बेनिफिट ना दे। पर मेरा है मानना है कि हम बेसिक से पढ़ावे, कॉन्सेप्ट पढ़ावे और हाँ, उन लोगों के लिए भी हम वीडियो डालेंगे। उन लोगों के लिए अलग टॉपिक पे, जो टॉपिक बराबर परेशान करता रहता है एग्जामिनेशन में, तो उसके लिए उस टॉपिक को कैसे हल किया जाए, किस बात को ध्यान दें। तो जो बहुत सीनियर लोग हैं, जो रिजल्ट आ रहे हैं, थोड़े से मिस्टेक हो रहे हैं, थोड़े से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इस प्रकार के स्टूडेंट के लिए भी हम वीडियो लाएंगे, बहुत जल्द वीडियो लाएंगे। अभी थोड़ा सा टाइम का अभाव है इस कारण से, तो उन लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो यानी एक टॉपिक बाय टॉपिक, जो कि एग्जामिनेशन में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ता हो, एग्जाम में को कैसे फेस करें, इस सब बारे में लाएंगे वीडियो। पर अभी जो नए लड़का हैं, जो कंपटीशन में जुड़े हैं, उन लोग को मेरा वीडियो बहुत बेनिफिट देने वाला है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर मेरा बात कुछ बुरा लगा हो तो उसको दिल से मत लगाना है। थैंक यू।